अपन ने दो जीन को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया और ये दोनों जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आकार जो है वो रंग को प्रभावित कर दे बीज के, नहीं। तो इसका अपवाद क्या होता है? सहलग्नता। क्लियर हो गया? इसका अपवाद क्या है? सहलग्नता। दूरी क्या है दोनों के बीच की? कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सहलग्नता कैसी होगी? वो ज्यादा होगी, है ना। सहलग्नता कैसी होगी? ज्यादा होगी, मतलब कि ए जीन बी जीन को प्रभावित करे। हाँ जी बच्चों, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि किस पर आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकर क्रॉस को अपन ने कल की क्लास में पढ़े थे, जिसमें हमने आपको पूरा चेकर बोर्ड बनाकर, है ना, क्या समझाया था, और उसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप भी देख लिए थे द्विसंकर क्रॉस के। चलिए थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी पर आधारित है क्या? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ते हैं। क्या था द्विसंकर क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस कह लो। इसमें अपन ने बीज का आकार और बीज का रंग लिए थे, है ना। तो बीज का आकार क्या था? गोल को कैपिटल आर से प्रदर्शित किए थे, शुद्ध गोल को, है ना। और झुर्रीदार के लिए क्या लिए थी? स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, शुद्ध थी ये। और बीज के रंग के लिए क्या लिए थे अपन ने? कि जो येलो है, पीला, वो शुद्ध था, शुद्ध पीला, और हरा स्मॉल से प्रदर्शित किए थे, स्मॉल बाय से। ठीक, क्या किए थे अपन ने इसमें? कि अपन ने लिए शुद्ध लाल पीले बीज। लाल क्यों आ जाता है? क्या लिए अपन ने? शुद्ध गोल पीले पुष्प लिए, शुद्ध गोल पीले पुष्प बोले क्या हमने? बीज, है ना। और शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज लिए। शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज लिए अपन ने। ठीक, इनके बीच में जब क्रॉस कराए थे तो F1 पीढ़ी में अपन को क्या प्राप्त हुए थे? सारे पौधे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। मतलब सारे संकर पौधे कैसे के बीज कैसे प्राप्त हुए थे? बीज प्राप्त हुए थे अपन को गोल पीले। कैसे थे ये? संकर थे, ये प्राप्त हुए थे। और जब इसका अपन ने क्या करवाए थे? स्वपरागण करवाए थे, तब अपन को F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप था वो प्राप्त हुआ था कितना? 9:3:3:1। और जो जीनोटाइप था, कल की क्लास नहीं देखी हो तो देख लेना, वो क्या प्राप्त हुए थे? हमने आपको याद करवाया था 12:24, 12:12:1, 1:2:2:4:1:1:2:1:1 ये था जीनोटाइप, जिसको अपन ने कल डिटेल से समझे थे। अब देखिए द्विसंकर क्रॉस में अपन ने दो लक्षणों की वंशगति देखे हैं, मतलब कि दो जीनों के बीच में हुआ है ये। एक तो कि जो बीज का आकार वाला जीन है, बीज का आकार, और दूसरा बीज का रंग वाला जीन है। तो दो जीनों के बीच में हुआ है बीज का आकार और बीज के रंग।
लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बीज के आकार ने बीज के रंग को तो प्रभावित नहीं किया है, मतलब एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता और दोनों स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं, दोनों लक्षण साथ साथ रहकर भी। तो इसको कह देते हैं अपन क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसी से अपन क्या समझते हैं, इसी से अपन समझते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नीचे लिख दें, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल की कौन से संकरण से समझते हैं, द्विसंकर क्रॉस से, है ना। तो ये जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वो किस पर आधारित है, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, क्रॉस पर आधारित है। ठीक, क्या होता है उसमें, दो जीनों की वंशगति होती है और दो जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। लिख दें, दो जीनों के जोड़े एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। समझ गए, यही क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपने दो जीन को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया और ये दोनों जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आकार जो है वो रंग को प्रभावित कर दे बीज के, नहीं, साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को ये प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ठीक, मतलब अपन ने ध्यान में रखा क्या कि अच्छा बीज का आकार और बीज का रंग, और अपन ने द्विसंकर क्रॉस कराया, लेकिन ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे क्या, नहीं करेंगे। और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में जो अनुपात आता है वो वही आएगा जो किसमें आएगा, द्विसंकर क्रॉस। अनुपात लिख देते हैं, 9:3:3:1। लेकिन बच्चों ये याद रखना कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन्हीं जीनों पर अप्लाई होता है जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित नहीं होंगे वो जीन, डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। क्या है, ऐसे जीन्स दर्शाते हैं जो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ऐसे जीन दर्शाते हैं जो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। समझे? इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम है, जैसे देखो ये एक अलग क्रोमोसोम और ये वाले अलग क्रोमोसोम, तो कलर आकार के लिए अलग क्रोमोसोम होंगे और रंग के लिए अलग क्रोमोसोम होंगे, तो वो क्या दर्शाएंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन करेंगे। और यदि ऐसा हो जाए कि देखो जैसे हमने यहाँ बताया कि ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर ले लो, है ना, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित है, तो ये दर्शाएंगे क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन करेंगे। और यदि ये सेम क्रोमोसोम पर हो जाए तब, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, इस पर एक जीन यहाँ पर है, क्या हो गया ए, दूसरे जीन यहाँ पर है बी, तीसरे जीन यहाँ पर है सी, ऐसे यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी, तो तब तो ये एक ही गुणसूत्र पर है ना, ये दोनों ही जीन एक ही गुणसूत्र पर होंगे, तब वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते। अब पालन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा वो, तो इसका अपवाद क्या होता है, सहलग्नता। क्लियर हो गया, इसका अपवाद क्या है, सहलग्नता है। ठीक,
देख लो एक बार, मिटा दे इसको और सहलग्नता पढ़ा दे, है ना। ठीक, कोई कंफ्यूजन रहता है ना तो आप कमेंट में लिख दिया करो, हम या तो फिर वॉइस मैसेज कर देंगे, आपको रिप्लाई दे देंगे वहीं से, या तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें वही टॉपिक को समझा देंगे, है ना। और आपको उस वीडियो की लिंक भेज देंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास जिससे हम तुमको उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए। तो कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, है ना। पूछने से ही कंफ्यूजन दूर होता है, ठीक है। सहलग्नता, लिंकेज, ठीक। सहलग्नता या लिंकेज किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन। किसमें? ड्रोसोफिला, फल मक्खी पर। इसने सहलग्नता के प्रयोग किस पर किए थे? ड्रोसोफिला, फल मक्खी पर किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि इसका जीवन काल कैसा होता है? कम होता है, इसलिए किए थे, है ना। और जो ड्रोसोफिला होती है उसको आसानी से अपन कृत्रिम माध्यम में उगा सकते हैं। देखो, ड्रोसोफिला पर ही इनने लिंकेज या सहलग्नता का प्रयोग क्यों किए? कारण ये है कि एक तो देखो, ड्रोसोफिला को तुम आसानी से कल्चर मीडियम में, संवर्धन माध्यम में आसानी से अपन कृत्रिम तरीके से कह लो, कृत्रिम तरीके से आसानी से पालन कर सकते हैं उसका, ड्रोसोफिला मतलब फल मक्खी का। अगला भाई कि इनका जीवन काल ज्यादा बड़ा नहीं होता, है ना, तो आसानी से अपन इन पर अध्ययन कर सकते हैं। फिर क्या है कि जो ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है ना, उसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है, मतलब लिंग का पता आसानी से लगा सकते हैं कि ये जो है वो मेल है और ये जो है वो फीमेल है। क्योंकि जो फीमेल होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, और जो मेल होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, सही है ना। नर छोटे होते हैं और फीमेल्स कैसी होती है? इसमें बड़ी। तो हम लिख दें कि इन्हें ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, इसके कारण लिख देते हैं क्यों, ऐसा क्यों कि ड्रोसोफिला को ही चुना। तो देखिए, ड्रोसोफिला या फल मक्खी को ही क्यों चुना टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए, सहलग्नता के लिए, है ना। तो बात ऐसी थी भाई कि जो ड्रोसोफिला है ना, वो कृत्रिम माध्यम में आसानी से वृद्धि कर सकती है, पहला ये हो गया। दूसरी बात कि इसका जीवन चक्र बहुत कम होता है, सिर्फ देखो 2 सप्ताह का जीवन चक्र होता है, तो 2 सप्ताह में अपन उसका अध्ययन कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक। अब आसान होगा ना, नहीं तो पता चले कि किसी ऐसे जीव को वो चुन ले, खुद जी रहे हैं 50 साल और वो उसका जीवन चक्र हो कितने 100 साल का, तो क्या उस पर अध्ययन कर पाएगा कोई व्यक्ति? नहीं ना। तो जब भी प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो जिनका जीवन काल कम होता है उस पर करना ज्यादा सही रहता है। तो जीवन चक्र 2 सप्ताह में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। अगला, जब ड्रोसोफिला एक बार मैथुन करती है तो कई सारी संतति उत्पन्न होती है, बहुत सारी संतति उत्पन्न होती है, ये भी एक कारण था। अगला देखो कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब कि अपन ना बाहर से देख के पहचान सकते हैं कि अच्छा ये फीमेल मक्खी है और ये मेल मक्खी है, ठीक। तो जो नर होते हैं वो छोटे होते हैं और जो मादा मक्खी होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। फिर अनुवांशिक विविधता का अध्ययन। अनुवांशिक विविधता क्या होती है? अनुवांशिक विविधता ये होती है कि जैसे देखो, हम में और अदर जो मनुष्य हैं, या हम में और आप में कुछ अनुवांशिक रूप से विभिन्नताएं होंगी कि हमारे लक्षण अलग हैं, आपके लक्षण अलग है। अनुवांशिक विविधता जैसे देखो, हमारे बालों का कलर अलग है और हमारी सिस्टर के बालों का रंग अलग है ना। तो ये किसके कारण है? कलर, ये अनुवांशिक लक्षण ही तो है ना। जैसे हमारी स्किन का कलर अलग है, हमारी सिस्टर की स्किन का कलर अलग है, तो ये क्या है? हम दोनों में अनुवांशिक लक्षण अलग अलग है, ठीक। तो अनुवांशिक लक्षण अलग होना ही क्या है? अनुवांशिक विविधता है। क्लियर हो गया? तो अनुवांशिक विविधता का अध्ययन जो है वो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप में भी
कर सकते हैं ड्रोसोफिला के लिए। इसलिए टी.एच. मॉर्गन ने सहलग्नता के लिए किसको चुना? ड्रोसोफिला को। क्लियर हो गया? ड्रोसोफिला दिखाएं। ये देखो, ये है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ए वाला नर है जो कि छोटा दिख रहा है, बा वाली मादा है जो कि बड़ी दिख रही है। दिखा? अब देखो लिंक्ड जीन क्या होते हैं। देखो जो लिंक्ड जीन होंगे ना, वो ही लिंकेज या सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अपन कह दें कि लिंक्ड जीन कह दो या लिंकेज भी कह दोगे तो भी चलेगा, लिंकेज या सहलग्नता। तो सहलग्नता हमेशा एक ही गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं। लिंकेज की जो जीन कैसे होते हैं? एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित। एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में होगी सहलग्नता। जैसे ये एक ही गुणसूत्र है, इसमें जीन है, ये यहां से इतना जो जीन है वो ए है, ये वाला जो जीन है वो बी है, ये वाला जो जीन है वो सी है। दिख रहा है ना यहाँ? क्लियर? अब हमने अगला बनाया, इसमें भी ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है, तो ये दोनों जीन एक दूसरे से क्या प्रदर्शित करेंगे? सहलग्नता। मतलब ये स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का पालन नहीं करेंगे। ठीक। अगला कि जो सहलग्नता होती है वो हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस समझते हो, उसकी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जीन्स के मध्य डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो सहलग्नता है वो जीन्स के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? अब सुनिए, यहां बनाते हैं उसका डायग्राम। ठीक है, देखो बच्चों, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होते हैं। तो ये अपने गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र के अंदर ये डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे जीन होंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कोई एक ए जीन है, क्लियर हो गया? यहाँ पर का कोई एक जीन है जो बी जीन है, ठीक। और यहाँ पर कोई और जीन है जो कि सी जीन है। क्या हो गया? ये वाला जीन सी, यहाँ पर जो जीन है वो क्या हो गया? बी, और यहाँ पर जो जीन है वो क्या हो गया? ए, है ना। ए बी सी ये जीन हो गए। यहाँ भी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित क्रोमोसोम है ये। तो जैसे ये जो है वो पौधे के किसी भी एक लक्षण के लिए काम कर रहा है और ये दूसरे लक्षण के लिए काम कर रहा है, तो दो लक्षणों की वर्षा गति हो गई अपने यदि द्विसंकर क्रॉस करा दिए, तो ये दोनों स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का पालन नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही गुणसूत्र पर स्थित है। क्लियर हो गया? और यदि डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित होते तो स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का पालन करते। ठीक। सुनिए, हमने क्या बोले कि सहलग्नता क्या है?
जो सहलग्नता होती है ना वो जीन्स के मध्य डिस्टेंस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि यदि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दूरी, वो क्या है, कम, दूरी क्या है दोनों के बीच की, कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सहलग्नता कैसी होगी, वो ज्यादा होगी, है ना। सहलग्नता कैसी होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि ए जीन बी जीन को प्रभावित करेगा। अब यदि हम लें क्या ए से सी तक, इधर ले लें क्या ए से सी तक, ये तो यहां पर जो दूरी है, दूरी वो कैसी हो गई, ज्यादा। अब जब दूरी ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो सहलग्नता होगी वो कैसी होगी, कम होगी, है ना। यहाँ सहलग्नता कैसी होगी, कम, और यहाँ सहलग्नता कैसी होगी, ज्यादा। ज्यादा सहलग्नता है, बहुत ज्यादा पास पास है, तो उनको पूर्ण सहलग्नता कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक मिनट रुकना, ये दिख रहा है कि नहीं, देखने चेक कर ले एक बार, दिख रहा है। इसको क्या कह देते हैं, पूर्ण सहलग्नता। और जहां डिस्टेंस कम है तो सहलग्नता, डिस्टेंस ज्यादा है तो सहलग्नता क्या होगी, कम। इसको कह देते हो अपूर्ण सहलग्नता। इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, ये लिंकेज, और ये हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज। तो हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि यहाँ से कुछ मिटाना पड़ेगा तभी हम पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता लिख पाएंगे। ये मिटा देंगे आप, मिटा दे इसको, फिर से हम बताते हैं ना। पहले इसको लिख ही दें क्या, जैसे देखो समझा ही देते हैं। यहाँ पर पूर्ण सहलग्नता क्या हो रही है, डिस्टेंस कम है तब हो रही है। मतलब कि यहाँ पर कोई एक जीन है ए और उसके नीचे कोई जीन है क्या, बी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। अब देखो इस तरीके से, अब जब इसमें पुनर्संयोजन होगा, पुनर्संयोजन या पुनर्योजन कह दो, जब रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होगी। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होते हैं ना लक्षण, तो जब गैमेट्स बनते हैं उस टाइम में रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जैसे हमने लिखे यहाँ पर ए बी सी डी, और ये दूसरा क्या है, दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें लिखे हमने रुकना ए स्मॉल नहीं डी ई एफ जी, इस एच ऐसे लिख दिए। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे हो जाते हैं। यहाँ है ए बी सी डी और यहाँ है ई एफ जी एच। तो जब ये टूटेंगे ना तो जी एच, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ए बी के साथ आ गया, जी एच ऐसे हो जाएंगे। देखो ए बी जी एच, और दूसरा हो जाएगा क्या, ई एफ सी डी। समझ गए ना। तो मतलब कि जीन्स ही स्थानांतरित हो गए हैं। ठीक, तो अब देखो पूर्ण सहलग्नता क्या है, जिसमें कि माता पिता के जैसे लक्षण ही रहे, चेंज ना हो, वो पूर्ण सहलग्नता है। और अपूर्ण सहलग्नता का मतलब है कि आधे लक्षण तो माता पिता के हैं
लेकिन आधे लक्षण चेंज हो गए हैं, वो अपूर्ण सहलग्नता है। देखिए जैसे ये दोनों जीन जो है वो पास पास हैं, तो पुनर्संयोजन द्वारा ये दोनों जीन उसके बाद भी पास पास है। ठीक, मतलब कि एक ऐसे जीन है, लिंकेज है, सहलग्न जीन है ये, है ना, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, समझ गए, लिंकेज, फ्रेंडशिप, दोस्ती, नहीं छोड़ सकते हम एक दूसरे को, तो वो वैसे जीन है। और जैसे कि ए और डी है, तो ये एक ही क्रोमोसोम पर तो है लेकिन दूर दूर है, इसलिए ये अपूर्ण सहलग्नता प्रदर्शित करेंगे कि ठीक है अपन साथ में ही रहेंगे भाई, लेकिन बात ऐसी है कि पहले ये वाले क्रोमोसोम में था डी, अब ये वाले क्रोमोसोम में चला गया। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वही होंगे, होमोलोगस में ही होंगे, लेकिन परिवर्तित हो गए, इससे इसमें चला गया है बस। ठीक है, एक ही क्लास में बैठ रहे समझो, लेकिन बेंच अलग अलग हो गई दोस्तों की, उस तरीके से, तो वो हो जाएगी अपूर्ण सहलग्नता। ठीक मिटा दे इसको। पूर्ण सहलग्नता में कोई पुनर्योजन नहीं होता, है ना, मतलब कि 100% जनक लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जनक लक्षण प्रदर्शित। और अपूर्ण सहलग्नता में क्या होता है, ये जो लक्षण है वो ए है, ए जीन है, और इधर दूर ये जो जीन है वो सी लिख देते हैं, क्यों, सी जीन है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, ज्यादा है। ठीक, तो ये पुनर्योजन प्रदर्शित करते हैं, पुनर्योजन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो 50% क्या रहेंगे इनमें, जनक लक्षण रहेंगे, और 50% नए लक्षण विकसित हो जाएंगे, नई संतति, रिकॉम्बिनेंट लक्षण कह दो या पुनर्योजक लक्षण कह दो। ऐसा कर देते हैं अधिक 50% से, और 50% से कम कैसे हो जाएंगे, नए लक्षण विकसित होंगे। समझ गए, तो इसको क्या कह देते हैं, अपूर्ण सहलग्नता कह देते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर बता दीजिए कि हमको ये कंफ्यूजन है, हम करेंगे उस कंफ्यूजन को दूर, है ना। ठीक, तो लिख लीजिए इसको। और बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरीके से हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।